अब आइए जो है वैद्युत फ्लक्स के कुछ केसेस पढ़ते हैं। वैद्युत फ्लक्स के बारे में कुछ केसेस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट में क्या है कि यदि कोई समतल सतह विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत हो तो E व A के बीच कोण कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 0। कैसे होगा आइए देखते हैं। ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत हो जाए तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा मान लीजिए कि ऐसे है, ऐसे ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं और ये यहां पे लाके रख दिया गया है। ये सतह क्या है? लंबवत है। तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये लंबवत है। तो दोनों के बीच में कितने का अब देखिए तो क्षेत्रफल वेक्टर, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? इसके लंबवत ही होगा। क्षेत्रफल वेक्टर भी इसके क्या होगा? लंबवत होगा। और क्षेत्रफल वेक्टर भी लंबवत होगा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्या हैं? लंबवत हैं। देख लीजिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इसका क्षेत्रफल वेक्टर बताए थे कि पृष्ठ क्षेत्रफल की क्या होता है? लंबवत होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है कि ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो चल रही हैं इस दिशा में और ये कोई यहाँ पे सतह ला के रख दिया गया है जो है समतल सतह है। तो अब जो है इस पर अगर आप देखें तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा है E, वेक्टर E, और इसके ठीक परपेंडिकुलर ही, ठीक लंबवत ही क्षेत्रफल वेक्टर भी होगा। तो यानी कि इसी पर क्या होगा? क्षेत्रफल वेक्टर भी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वेक्टर डीए बोलते हैं। तो देख लीजिए जरा, जब दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएं, दोनों एक ही रेखा पर चलें, तो इसका मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही दिशा में। तो दोनों के बीच में कोण कितने का बनेगा? 0। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये फार्मूला था हम लोगों का, फार्मूला हम लोग जो है निकाले थे इसका, फाई ई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यही निकाला गया था। तो इसी में पुट कर दिया गया थीटा के जगह पे, थीटा की जगह पे 0 रख दिया गया। तो कॉस 0 क्या होता है? 1। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ ये बचेगा। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत अगर पृष्ठ रख दें तो उस समय इससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। भाई ये सीधा रहेगा तो इससे अधिक से अधिक तो फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी ना, तो इसलिए क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। अब इसके बाद से दूसरा है, तो इस केस में क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। दूसरा केस ये होगा कि यदि समतल सतह विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर हो। अब आइए समझते हैं जो है समतल सतह विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, इसका मतलब ये हुआ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर हो। तो बार बार वही एग्जांपल हम लोग लेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे चल रही हैं? ऐसे चल रही हैं, ऐसे इस दिशा में चल रही हैं, ऐसे। और इसको भी ले जाके आप ऐसे ही रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे चलेंगी, ऐसे, तो इसको ऊपर से निकल जाएंगी, इसके नीचे से निकल जाएंगी, इसके अगल बगल से निकल जाएंगी। अब चूंकि अब देखिए ये एकदम नेग्लेजिबल है इसकी मोटाई, तो इसके अंदर से प्रवेश नहीं करेंगी। इसका मतलब इसके ऊपर से निकल जाएंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसके नीचे से निकल जाएंगी, अगल बगल से निकल जाएंगी। तो इसका मतलब अब आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे चल रही हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा हो गया और इस सतह का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे लंबवत होगा। तो ऐसे जो है ये लंबवत हो गया और जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये हो गई। तो दोनों के बीच में कितने का कोण बनेगा? 90 अंश का। देखिए 90 डिग्री का। ये सीधा ऐसे क्षेत्रफल वेक्टर होगा ऊपर की तरफ इसके लंबवत पृष्ठ के, और क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे चल रही है, तो दोनों के बीच में कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये है और ये पृष्ठ इसमें रख दिया गया है, क्षेत्रफल ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर रख दिया गया है। तो ये देखिए ये जो है क्षेत्र के लंबवत होगा क्षेत्रफल वेक्टर, तो दोनों के बीच में कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया? पृष्ठ हो गया, समतल पृष्ठ हो गया। यहां आप लिख सकते हैं कि ये क्या है भाई? समतल पृष्ठ है। ये आप लिख लीजिए
समतल पृष्ठ। तो ये क्या है, समतल पृष्ठ। तो समतल पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा ये है, और क्षेत्रफल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब आइए इसको पुट कर देते हैं, इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखिए थीटा के जगह पे 90 रख दिया, तो ये cos 90 कितना होता है, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है ये विद्युत जो फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, मिनिमम होगा, बहुत कम होगा, माइनर होगा। ठीक है। अब थर्ड केस में ये होता है, थर्ड केस समझते हैं। थर्ड केस में देखिए, यदि समतल सतह विद्युत क्षेत्र रेखाओं से थीटा कोण पर झुका हो, बताइए। अब देखिए, ये बार बार दिमाग में बैठा रहेगा कि आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस दिशा में चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ऐसे। तो अब जो है इस पृष्ठ को ना तो हम इसके परपेंडिकुलर रख रहे हैं, लंबवत रख रहे हैं, और ना तो इसके समांतर रख रहे हैं, बल्कि कैसा रख रहे हैं, ऐसे झुका के रख रहे हैं, ऐसे झुका के। तो ये देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे चल रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इसके बीच में कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ऐसे झुका हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर होगा। जहां पर भी आप परपेंडिकुलर लाएंगे, और क्षेत्र और जो है रेखाएं ऐसे चल रही हैं, सीधा चल रही हैं, और ये अगर झुका हुआ है तो ये ऐसे परपेंडिकुलर मिलेगा, ऐसे परपेंडिकुलर मिलेगा। तो ये चीज, ये सिचुएशन बनेगा आपका। ये देखिए ये क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं और ये झुका के रखा गया है। तो अब देखिए इनके बीच में ये जो है, ये इस सतह का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इसके परपेंडिकुलर, इस सतह के परपेंडिकुलर होगा। देख लीजिए, इस सतह के परपेंडिकुलर देखिए बनाया गया है। ये क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर है, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा है इस दिशा में। तो दोनों के बीच में कितने का कोण बन रहा है, मान लिया थीटा बन रहा है। तो अब उस केस में क्या करेंगे भाई, सीधे सीधे जो है पहला वाला जो केस है, मतलब जो हम लोग निकाले थे इसके पहले, वही सेम हो जाएगा। फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा हो जाएगा। ये सामान्य केस है, ये केस पहले भी आप लोग जो है उसकी परिभाषा में लिख चुके हैं। अब फोर्थ कंडीशन ये होता है कि यदि सतह समतल न होकर अनियमित हो। अब तक तो हम लोग समतल सतह ले रहे थे, यानी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई नोन थी, ठीक है, या अगर वो सर्कल है तो एक समान रूप से सर्कल बना हुआ है, इस तरह का हम लोग जो है पृष्ठ ले रहे थे। अब अगर जो है अनियमित सतह ले लें, अनियमित सतह का मतलब कि ये जिसका ये जो बाउंड्री है चारों तरफ का, वो क्या हो, इरेगुलर हो, यानी कि वक्राकार हो, तब क्या होगा, अनियमित सतह। तो इसमें क्या करते हैं कि एक जो है छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। इसके पहले बताया हमने कि इसमें एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, और उस क्षेत्रफल अवयव के ठीक परपेंडिकुलर क्या होगा, उसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा। तो डी ए मान लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर ये क्षेत्रफल वेक्टर हुआ। और विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या हो गई, ये हो गई, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं, इनके बीच में कोण कितने का बन रहा है, थीटा का। तो अब इस केस में क्या होगा कि हम लिखते हैं ना, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण, इसके पहले हमने बताया डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा को वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले, अभी हमने जस्ट बताया भी था कि ए डॉट बी कॉस थीटा अगर लिखा हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो अगर वेक्टर ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो क्या ए बी कॉस थीटा को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे ही ई डी ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए भी लिख सकते हैं। अब संपूर्ण सतह का जब हम निकालते हैं, तो इसके पहले हमने बताया कि क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, सरफेस इंटीग्रल करते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल करेंगे किसका, डी फाई ई का। डी फाई ई ही क्या है, वेरिएबल, ही घट बढ़ सकता है। तो इसका हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका, सरफेस इंटीग्रल लगाएंगे और डी फाई, तो डी फाई की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, समीकरण 1 मान करके यहां से लिख देंगे, क्या है भाई, ये समीकरण 1 से, ठीक है, आप लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका टोटल आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब एक बात और यहां से आप लोग जान लें कि केस 5 हमने इसको बना दिया है। केस 5 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर धनावेश है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बना हुआ है,
तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर चलती हैं? तो धनावेश से दूर की तरफ चलती है, धनावेश से दूर जाती है, धनावेश से दूर जाती है। और अगर विद्युत क्षेत्र जो है ऋणावेश के कारण बना हुआ है तो अनंत से जो है उस क्षेत्र की तरफ आती हैं, उस विद्युत क्षेत्र रेखा, यानी उस समय विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से आती हैं? अनंत से उसकी तरफ चलती है। ठीक है, तो यानी कि ये धनावेश के केस में दूर की तरफ इनकी दिशा होती है और ऋणावेश के केस में इसकी तरफ होती है। अर्थात इस केस में भाई ये निर्गत हो रही है, निकल रही है, तो निकलने के केस में निर्गत फ्लक्स क्या होती है? धनात्मक होती है। और आगत के केस में, आगत मतलब आने के केस में क्या होती है भाई? ऋणात्मक होती है। इस बात को थोड़ा सा और समझेंगे। मान लीजिए कि ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से अगर फ्लक्स रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, तो जो निकल रही हैं इससे दूर जा रही हैं, तो वो किसमें होंगी? प्लस में, धनात्मक होंगी। और जो इसके पास आएंगी, इसके पास इसमें प्रवेश करेंगी, इसमें जैसे मान लीजिए इधर से प्रवेश कर रही है, तो इधर से प्रवेश कर रही है तो किसमें होंगी? ऋणात्मक होंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बात मेरी समझ में आई होगी। और आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि आप लोग फिर से एक बार इसका रिवीजन जरूर करेंगे। धन्यवाद।